स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का अध्ययन किया कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है क्या। अब हम एक एक करके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के जो डिफरेंट बायोम्स हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम डेजर्ट बायोम का अध्ययन करेंगे। डेजर्ट को रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। यह बायोम स्थल के लगभग 30% क्षेत्र में फैले रहते हैं। मरुस्थलों की विशेषता यहाँ पाई जाने वाली ड्राइनेस है। यहाँ पर एनुअल रेनफॉल जो है वो 25 सेंटीमीटर या इससे भी कम होता है। डेजर्ट में वर्षा अनियमित, अनिश्चित एवं असामयिक होती है। इस बायोम में अनेक स्थानों पर वर्षों तक वर्षा नहीं होती। डेजर्ट में रेंज ऑफ टेम्परेचर भी काफ़ी हाई होता है। यहाँ वेजिटेशन लगभग ना के बराबर होती है और चट्टानी या रेतीला धरातल होता है और इस कारण दिन में तापक्रम काफ़ी अधिक तथा रात्रि में न्यून रहता है। हाई टेम्परेचर के कारण रेट ऑफ इवेपोरेशन भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। यहाँ हवाएं भी काफ़ी तेज़ चलती हैं और वो आंधियों के रूप में होती हैं। जलवायवीय एवं धरातलीय विशेषताओं के कारण मरुस्थल में सामान्यतः इनलैंड ड्रेनेज पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो तथा मिस्र की नील नदियों को छोड़कर कोई भी नदी सागर तक नहीं पहुंच पाती है तथा मरुस्थल में ही लुप्त हो जाती है, यानी कि उसका इनलैंड ड्रेनेज हो जाता है। अब हम यदि बात करें कि टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स की रेगिस्तान कितने प्रकार के होते हैं, तो यदि हम स्थिति के आधार पर देखें तो रेगिस्तान 3 प्रकार के होते हैं। ध्रुवीय मरुस्थल या पोलर डेजर्ट्स, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स या मध्य अक्षांशीय डेजर्ट और निम्न अक्षांशीय मरुस्थल या लो लैटिट्यूड डेजर्ट। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पोलर डेजर्ट या ध्रुवीय मरुस्थल की। ध्रुवीय मरुस्थल हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। ठंडी जलवायु के कारण यहाँ पर वेजिटेशन नहीं उग पाती। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका इसके मुख्य उदाहरण है। यद्यपि यहाँ पर जल काफ़ी उपस्थित रहता है, लेकिन वह जल ग्लेशियर्स और आइस शीट्स के रूप में होता है, तो इसलिए फ्लोरा और फौना के लिए ये जल जो है उपलब्ध नहीं होता। इसीलिए इस एरिया को भी, इस क्षेत्र को भी डेजर्ट कहा जाता है। मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स जो हैं ये पर्वतों से घिरे रहते हैं और यहाँ पर जो है ह्यूमिड समुद्री हवाएं नहीं पहुँच पाती। यहाँ तापांतर भी ऊंचा रहता है और संयुक्त राज्य में ग्रेट बेसिन, अर्जेंटीना में पेंटेगोनिया, मंगोलिया में गोदी तथा यूरेशिया में तुर्किस्तान इसके उदाहरण हैं। मिड लैटिट्यूड डेजर्ट जो है इनमें इंटरनल ड्रेनेज बेसिन होता है। अब हम बात करते हैं लो लैटिट्यूड डेजर्ट की। लो लैटिट्यूड डेजर्ट जो है ये 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपों के पश्चिम भाग में स्थित होते हैं और इसके उदाहरण हैं सहारा, कालिहारी, एशिया में अरब और थार, मैक्सिको में सोनारा, दक्षिण अमेरिका में चिली और पेरू का अटाकामा तथा ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया डेजर्ट जो है वो इसके उदाहरण हैं। लो लैटिट्यूड डेजर्ट में तेज हवाएं चलती रहती हैं जो कि गर्म और शुष्क होती हैं। विश्व की 12% भूमि पर लो लैटिट्यूड डेजर्ट्स पाए जाते हैं। अब यदि हम बात करें डेजर्ट्स की कि उनको उनके तापमान के आधार पर हम विभिन्न प्रकार में बांटना चाहें, तो वो हम 2 प्रकार में बांट सकते हैं, हॉट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हॉट डेजर्ट्स की। इस प्रकार के जो डेजर्ट्स रहते हैं ये सामान्यतः गर्म मरुस्थल के नाम से जाने जाते हैं। ये कर्क रेखा के पास स्थित होते हैं जो वर्षा की दृष्टि से न्यूनता प्रदर्शित करते हैं। यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत 10 सेंटीमीटर से भी कम है। इसके अंतर्गत सहारा, अरब गोबी मरुस्थल, सिंध, राजस्थान, चिली, उत्तर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल आते हैं। यहाँ पर तापमान 41 डिग्री से 50 डिग्री तक रहता है, जो कभी कभी बढ़कर 71 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। अब हम बात करें कोल्ड डेजर्ट्स की, तो कोल्ड डेजर्ट्स जो है ये शीत या ठंडे मरुस्थल होते हैं और इनमें जलवायु ड्राई होती है
और ठंडी होती है। इसके उदाहरण हैं तिब्बत, लद्दाख और बोलिविया के डेजर्ट्स। यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत 13 सेंटीमीटर और दिन का तापमान अत्यंत कम रहता है। धुंध का छाए रहना भी इस प्रकार के मरुस्थलों की विशेषता है। यहाँ पर समर्स ठंडी होती हैं और विंटर्स बहुत ही ठंडी होती हैं। वर्षा भी कम होती है और हवा ठंडी होती है, वह ड्राई होती है, इसलिए यहाँ पर स्नोफॉल के लिए मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा नहीं पाया जाता। अब हमने ये तो जाना कि डेजर्ट्स जो हैं वो क्या है। तो डेजर्ट्स में किस प्रकार की विशेषता पाई जाती है वहाँ की जलवायु में। तो वहाँ पर सॉइल जो है वो सैंडी या रॉकी सबस्ट्रेटम होता है, रेनफॉल स्कैंटी होता है और हाई रेट ऑफ एवेपोरेशन होता है। वेदर जो है हॉट या कोल्ड होता है और विंड एक्शन यानी कि हवाएं वहाँ तेज चलती हैं और सॉइल में मॉइस्चर काफ़ी कम होता है और वाटर रिसोर्सेज जो है वो कम होते हैं। तो इन सब हार्श कंडीशंस के कारण वहाँ पर सरवाइव करने के लिए एनिमल्स को अपने आप में कुछ अनुकूलन या एडाप्टेशंस करनी पड़ती हैं। तो हम उनका अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले हम बात करते हैं कि डेजर्ट्स की जियोमॉर्फोलॉजी क्या रहती है। डेजर्ट्स का निर्माण जलवायु में परिवर्तन एवं सैंडी व रॉकी वेस्ट के एकत्रित हो जाने से होता है। डेजर्ट फ्लोर का अधिकांश भाग बेड रॉक की इरोजन सरफेस है। सैंड जो है वो डस्ट का डेजर्ट का 10 से 20% तक भाग जो है वो कवर करती है। डेजर्ट का शेष भाग ग्रेवल्स, बॉल्डर्स, माउंटेन्स व कई प्रकार की सॉइल से बना हुआ होता है। विंड इरोजन के द्वारा सैंड ड्यून्स व मिजाज व बट्स का निर्माण होता है। अत्यधिक तेज हवाएं चलने के कारण डेजर्ट की सैंड बॉडीज हमेशा रोलिंग मोशन में रहती हैं और डेजर्ट ड्यून्स की सबसे रिमार्केबल फीचर यही है कि वो अपने नज़दीक उपस्थित सारी रेत को एकत्रित कर लेती है। अब हम यदि बात करें सैंड ड्यून्स की, जिसके बारे में हम सबने सुना है कि हवा के द्वारा एकत्रित रेत का बड़ा ढेर सैंड ड्यून कहलाता है। इसकी हाइट 250 मीटर तक भी हो सकती है। सैंड ड्यून्स की बहुत सारी शेप्स और पैटर्न्स होते हैं जो कि लगातार तेज चलती हवाओं के साथ बदलते रहते हैं। ड्यून्स की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसके दोनों तरफ ढलान होती है, एक तो हवा की दिशा में और दूसरी उसके विपरीत दिशा में। अब यदि हम ये जानना चाहें कि डेजर्ट में सॉइल कैसी होती है, तो सॉइल यहाँ की बहुत फर्टाइल होती है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर नहीं होता तो इस कारण वहाँ पर प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाती। डेजर्ट्स में टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है, ये हॉटेस्ट प्लेसेस हैं और ये इसका कारण है कि ये सूर्य से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। डेजर्ट्स जो है वहाँ का क्लाइमेट एरिड या सेमी एरिड होता है। टेम्परेचर दिन व रात में काफ़ी वेरी करता है। समर्स में टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस दिन के टाइम में और 25 डिग्री सेल्सियस तक रात के समय हो जाता है। विंटर्स में 10 से 21 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है। बात हम यदि करें रेनफॉल की, तो डेजर्ट्स में रेनफॉल जो है वो बहुत ही कम होता है, फिर भी ये बंजर वेस्टलैंड नहीं होती। यहाँ पर 250 मिलीमीटर पर ईयर के लगभग रेनफॉल होता है। इवेपोरेशन रेट काफ़ी हाई होता है और लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। डेजर्ट्स का एक मुख्य जो फीचर है उनका, वहाँ चलने वाली तेज हवाएं हैं। हवा की गति इतनी तेज होती है कि रेत को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और उसी हिसाब से सैंड ड्यून्स जो हैं वो बनते रहते हैं, उनके पैटर्न्स और शेप्स भी चेंज होती रहती हैं। यदि हम डेजर्ट में वाटर अवेलेबिलिटी यानी कि जल की उपलब्धता की बात करें, तो यह डेजर्ट को नियंत्रित करने वाला सबसे प्रभावी कारक है। एक तो यहाँ पहले ही वर्षा कम होती है और दूसरा यहाँ पर क्योंकि सॉइल जो है वो सैंडी होती है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही सैंड की कम होती है, तो इसलिए सॉइल में मॉइस्चर ना के बराबर होता है। अब आप सबने डेजर्ट में ओएसिस के बारे में सुना होगा, तो ये ओएसिस क्या है? ओएसिस डेजर्ट की वेट और फर्टाइल जोन होती है। यहाँ पर क्योंकि मॉइस्चर होता है तो इसलिए यहाँ पर वेजिटेशन भी पाई जाती है।
अंडरग्राउंड वाटर जो है वो ओएसिस में सरफेस पर आ जाता है और ऐसे स्पॉट्स में खुले हुए वेल और स्प्रिंग्स भी पाए जाते हैं। जैसे कि हमने पहले मीजल्स और बट्स के बारे में बात की, तो मीजल्स क्या है? मीजल्स जो है ये ब्रॉड फ्लैट टॉप इरोजनल रेमनेंट्स है जो कि सभी तरह से स्टीप स्लोप के द्वारा बाउंडेड रहते हैं। और मीजल्स जो है वो दे कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली इजीली विदर्ड सेडिमेंट्री रॉक्स केप्ट बाय नियरली हॉरिजॉन्टल एंड मोर रेजिस्टेंट रॉक लेयर, whereas buttes are isolated pillar-like structure resulting from continued earthing and erosion of mesos. Badlands are areas of closely spaced ravines with little or no vegetation. तो अब ये सब चीज़ें हम डेजर्ट के बारे में जान चुके हैं कि वहाँ किस तरह का वातावरण रहता है, जल की उपलब्धता क्या है, हवाएं किस तरह से चलती हैं। तो यहाँ रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए यहाँ पर जीवों को अपने भीतर कुछ अनुकूलन करने पड़ते हैं या कुछ एडाप्टेशंस करनी पड़ती हैं। ये एडाप्टेशंस उनको 4 प्रमुख कारकों के लिए करनी पड़ती है कि पहला तो वाटर कंजर्वेशन के लिए कि वो जल को जितना ज़्यादा संरक्षित कर पाएँ क्योंकि जल उनको कम उपलब्ध है। जल प्राप्त किस प्रकार से करें और हीट को किस तरह से टॉलरेट करें और अपनी सुरक्षा किस प्रकार से करें। तो इन सब कारणों के लिए जीवों में कई तरह की इनमें एडाप्टेशंस पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाटर कंजर्वेशन के लिए इनमें किस तरह की अनुकूलताएं पाई जाती हैं। मरुस्थलीय वातावरण में शुष्कता की समस्या सबसे अधिक होती है। जीवों के शरीरों से वाष्प के रूप में जल की निरंतर कमी होती रहती है। इससे बचने के लिए यहाँ रहने वाले जंतु अनेक प्रकार से एडाप्टेशंस करते हैं। इन एडाप्टेशन से जंतुओं को अपने शरीरों में जल संरक्षित करने में सहायता मिलती है। जल संरक्षित करने के लिए कई प्रकार के अनुकूलन होते हैं कि जैसे कि इम्परवियस स्किन, त्वचा इनकी जल के प्रति अभेद्य हो जाती है। जंतुओं में जल का वाष्पन की क्रिया स्वरूप उड़ना सामान्य शारीरिक सतह से निरंतर होता रहता है, जिसे रोकने या कम करने के लिए मरुस्थलीय जंतुओं की त्वचा जल के प्रति अभेद्य हो जाती है। त्वचा से ऐसे सीक्रीशंस निकलते हैं जो कि जल का वाष्पन रोकने में सहायता करते हैं। त्वचा पर शल्क, कांटे, पट्टी, ढाल या परिरक्षण हेतु अनेक संरचनाएं पाई जाती हैं और त्वचा एक मोटे ब्लॉटिंग पेपर के समान हो जाती है जो कि जल के वाष्पन को तो रोकती ही है और इसके साथ साथ रात्रिकालीन ओस के रूप में जमे जल को सोखने की क्षमता रखती है, यानी कि आर्द्रताग्राही हो जाती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण कांटों वाली छिपकली है जो कि ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों में मिलती है तथा मोलॉश हॉरिडम के नाम से जानी जाती है। रेगिस्तान में रहने वाले जंतु बिलीय प्रकृति के होते हैं, बर्रोइंग नेचर के होते हैं और गर्मी के समय ये बिल में रहते हैं ताकि वाष्पन कम किया जा सके। कई बर्रोइंग एनिमल्स अपने बिलों के मुंह भी दिन में बंद कर लेते हैं। इस प्रक्रिया से यहाँ वाष्पन कम होता है और जंतुओं को गर्मी से राहत मिलती है। डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स जो हैं वो नॉकटर्नल होते हैं, रात्रिचर होते हैं स्वभाव से, क्योंकि दिन का तापमान बहुत ज़्यादा होता है और रात्रि में तापमान कम होता है तो वाष्पन की समस्या भी नहीं रहती। अधिकांश जीव पोषण की आवश्यकता की पूर्ति रात्रि काल में ही करते हैं और रात्रि काल में ही आवासीय विशिष्टता के कारण भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है। इसके अतिरिक्त एस्टिवेशन, पॉकेट माउस और कंगारू चूहा जैसे जंतु गर्मी से बचाव के लिए निश्चेष्ट होकर पड़े रहते हैं, जिससे कि जल संरक्षण करने में सहायता मिलती है और छायादार स्थानों पर रहते हैं और छायादार स्थानों पर आराम करते हैं ताकि अधिक समय वहीं रहें, जिससे जल वाष्पन कम करने में भी इनको सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त उत्सर्जन के माध्यम से भी जल संरक्षित किया जाता है। मरुस्थलीय जंतु तरल मूत्र के स्थान पर ठोस या अर्ध ठोस यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं। रेप्टाइल्स और एविस के जो जंतु हैं वो इसके सबसे उत्तम उदाहरण है। मूत्र के समान जल के उत्सर्जन में भी संरक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके अतिरिक्त मरुस्थलीय जीवों में स्वेट ग्लैंड्स जो है वो उनका अभाव रहता है। रोडेंट्स एंड रूमिनेंट्स में स्वेट ग्लैंड्स नहीं पाई जाती।
पसीना बाहर निकालने वाली ग्रंथियों का पाया जाना मैमल्स का प्रमुख गुण होते हुए भी इनकी कमी या इनका बहुत कम होना मरुस्थलीय अनुकूलन के कारण ही संभव हुआ है। मरुस्थलीय जीवों में रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म भी कम होती है। ये अपने शरीर में चयापचयन दर में कमी करके जल को संरक्षित करने की अनूठी विधि भी विकसित कर लेते हैं। ऑरिक्स नामक अफ्रीका का एंटीलोप अपनी रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को बहुत ही कम रखता है, जिसके कारण जल संरक्षण में इनको सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त जल को प्राप्त करने के लिए भी ये जल की क्योंकि यहाँ कमी होती है तो इससे जल की प्राप्ति भी जंतुओं के लिए एक समस्या होती है। इसके लिए भी इनमें कई अनुकूलन होते हैं, जैसे कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल प्राप्ति के लिए माइग्रेट कर जाते हैं। मरुस्थल में वाटर होल्स पाए जाते हैं और ये ही जल प्राप्ति के मुख्य साधन होते हैं। तो रेगिस्तान में इन जल स्रोतों से ही मरुस्थलीय जीव दूर दूर से आकर जल प्राप्त करते हैं। जल छिद्र अधिक नहीं होते मरुस्थल में। जल छिद्रों का मरुस्थलीय जीवन में अत्यंत महत्व है। ये गहरे होते हैं और लगातार जल से युक्त रहते हैं। कुछ जल छिद्र गर्मी में सूख जाते हैं, किंतु सदैव जल युक्त जल छिद्रों द्वारा जंतुओं को दूर दूर से आकर्षित करने की क्रिया अपने ढंग की विशिष्ट ही कही जा सकती है। इसके अतिरिक्त ये खाद्य पदार्थ से भी जल प्राप्त करते हैं, बीजों से भी जल प्राप्त करते हैं और मांसाहारी मरुस्थलीय जंतु अपने शिकार के रक्त से भी जल प्राप्त करते हैं। रक्त पान करके या मांस के साथ ही रक्त की उपस्थिति से भोजन के समय इन्हें इतना जल मिल जाता है कि इसके बाद इनको जल की आवश्यकता नहीं होती। इसके अतिरिक्त अपनी मेटाबॉलिज्म से भी जल की प्राप्ति करते हैं, जैसे कि कंगारू, चूहे और चींटियाँ उनके शरीर में होने वाले मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप उत्पन्न वाले जल पर ही निर्भर रहते हैं। इसके अतिरिक्त इनकी त्वचा जो है डेजर्ट एनिमल्स की हाइग्रोस्कोपिक होती है। कांटों वाली छिपकली जिसे कि मोलाश हॉरिडस कहा जाता है, उसकी त्वचा हाइग्रोस्कोपिक होती है। ब्लॉटिंग पेपर के समान ये वायुमंडल से जल को अवशोषित कर लेती है। इसके अतिरिक्त आंत्र भंडारण जो है, यूरोमेस्टिक्स अपने शुंड में अपनी आंत्र में जल को एकत्र करके रखते हैं। यह जल संग्रह का भी अनोखा प्रकार का है। आंत्र में जल संरक्षण, जल भंडारण वस्तुतः प्रकृति द्वारा भविष्य में जल प्राप्ति का विचित्र प्रयास ही कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इनमें वाटर सेल्स भी डेवलप हो जाती हैं, जैसे कि ऊंट के र्यूमन नामक आमाशयी भाग में स्थित जल कोशिकाओं में जल भंडारण की प्राकृतिक व्यवस्था होती है। इसलिए जब भी जल मिलता है, ऊंट जैसे जंतु अत्यधिक मात्रा में जल ग्रहण कर लेते हैं। ऊंट द्वारा 10 मिनट में 40 लीटर जल ग्रहण करने की क्षमता भी देखी गई है। यह जल कोशिकाएं फ्लास्क के समान होती हैं, जिनके सिरों पर अवरोधनियाँ पाई जाती हैं। जल इनमें भर जाता है और फिर इनकी अवरोधनियाँ बंद हो जाती हैं और भविष्य में जल की आवश्यकता होने पर अवरोधनियाँ शिथिल होकर जल प्राप्ति को संभव बनाती हैं। इसके अतिरिक्त इनको कुछ जीवों को जल विहीन जीवन जीने की भी आदत हो जाती है, जैसे कि काले गले की चिड़िया, जेब्रा, फिंच, ग्रे बैक्ड फिंच, लार्क। ये मरुस्थलीय पक्षी अनिश्चित काल तक बिना जल ग्रहण किए ही जीवित रह सकते हैं। इसी प्रकार कंगारू और चूहे अपने बिलों को दिन में ढक लेते हैं और भीतर से इन्हें नम रखकर वर्ष भर बिना जल ग्रहण किए ही रह सकते हैं। इस प्रकार बिना जल प्राप्त किए रहना ही जल विहीन जीवन भी माना जाता है। इसके अतिरिक्त इनमें हीट को सहन करने की, गर्मी को सहन करने की क्षमता भी पाई जाती है कि इनमें ऊंट जैसा मरुस्थलीय स्तनधारी ऊष्मा के प्रति रेजिस्टेंस प्रदर्शित करता है। ऊंट के शरीर का तापक्रम परिवर्तनशील होता है। बिना पसीना निकाले ऊंट दिन में अपने शरीर का तापमान 40.6 डिग्री तक बढ़ा देता है और इसी प्रकार रात्रि में इस जंतु का तापक्रम 33.8 तक भी हो जाता है। ऑरिक्स में भी दिन में ऊष्मा को शरीर में ग्रहण करने की क्षमता होती है, जिससे उसके शरीर का तापक्रम भी बढ़ जाता है, जो कि हाइपरथर्मिया कहलाता है। इसके अतिरिक्त एस्टिवेशन, अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए जीव बिलों में निश्चेष्ट होकर पड़ जाते हैं और ऊर्जा का संरक्षण करते हैं। और निर्जलीकरण की भी सहनीयता होती है, डिहाइड्रेशन के प्रति टॉलरेंस होती है। अधिकांश जंतुओं में जब शरीर का 20% जल निकल जाता है तो वो मर जाता है,
किंतु ऊंट जैसा प्राणी शरीर का 40% जल निकल जाने के पश्चात भी नहीं मरता। यह इनकी डिहाइड्रेशन के प्रति टॉलरेंस है, जो कि इनकी जीवंतता बनाए रखने के लिए एक प्रभावी अनुकूलन है। इसके अतिरिक्त इनकी जो है अधोत्वचीय वसा स्तर की इनमें अनुपस्थिति होती है। सामान्य प्राणियों में पाया जाने वाला त्वचा के नीचे का वसा का मोटा स्तर ऊंट जैसे जंतुओं में अनुपस्थित होता है, किंतु कुबड़ या हंप जैसे स्थान पर यह वसा एकत्रित हो जाती है और उससे ऊष्मा के शरीर से बाहर वहन में सुविधा रहती है। इसके अतिरिक्त इनमें अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए भी अनुकूलन पाए जाते हैं और इनमें भिन्न प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, जैसे कि तेज गति से दौड़ने के लिए अनुकूलित होना, ये मरुस्थल का अनुकूलन है। रेगिस्तानी बिल्ली के तलवे चौड़े हो जाते हैं और बालों से ढके रहते हैं, अतः गर्म रेत में उसे दौड़ने में सुविधा होती है। इसी प्रकार माबुइया के आँखों की निचली पलक बहुत बड़ी और पारदर्शी होती है, जो कि धूल भरी या रेत भरी आंधियों के दौरान आंखों पर आ जाती है और रेत से आंखों की सुरक्षा करती है। तो इस प्रकार के कई मॉडिफिकेशन मरुस्थलीय जीवों में पाए जाते हैं। मरुस्थलीय बायोम में जीवों का उत्पादकों एवं उपभोक्ता वर्गों में भी वर्णन किया जा सकता है। उत्पादक वर्ग में वनस्पतियां तथा उपभोक्ता वर्ग में जंतुओं का हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसको हम कि जैसे इनमें प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो प्रोड्यूसर्स में 3 प्रकार से उनको हम विभेदित कर सकते हैं कि जो वार्षिक वनस्पतियां होती हैं, जो कि ऋतु में उपलब्ध होती हैं, अन्य ऋतुओं में नहीं मिलती। और इसके अतिरिक्त मांसल तथा गूदेदार, इस प्रकार के अंतर्गत ऐसे पादप सम्मिलित हैं जिनके हवाई भाग मांसल या गूदेदार होते हैं। इस प्रकृति के कारण ये पौधे उपलब्ध जल को संचय करके रख लेते हैं, जैसे कि कैक्टस और यूफोर्बिया। इसके अतिरिक्त प्रोड्यूसर्स में यहाँ पर डेजर्ट में आते हैं कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़ियों के अतिरिक्त कांटेदार पादप जो छोटे छोटे तथा जमीन पर अधिक फैले हुए होते हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। इनका हवाई भाग कांटेदार होता है, जिनमें तना व पत्तियाँ दोनों ही कांटेदार हो सकती हैं। और इस प्रकार इसके अतिरिक्त इनमें लाइकेन्स, मॉस व शैवाल जैसे उत्पादक शीत मरुस्थलों के विशिष्ट पादपों की श्रेणी में आते हैं। इसके अतिरिक्त अब हम बात करें कि कंज्यूमर्स, विभिन्न उपभोक्ताओं के अंतर्गत अनेक प्रकार के जंतु सम्मिलित हैं। मरुस्थल में बिलों या भूमि के नीचे रहने वाले सरीसृप वर्ग के जंतुओं की संख्या अधिक है। यहाँ अनेक प्रकार की छिपकलियाँ व सर्पों का बाहुल्य पाया जाता है, जिनमें गिरगिट, गौ, मुबाया, सांडे, दोमुही, माटिया, क्रेट आदि प्रमुख हैं। और इसके अतिरिक्त तीतर, बटेर, गिद्ध जैसे पक्षी तथा चमगादड़, झाऊ चूहे और सामान्य चूहे, चींटी, स्केली एंटीटर, खरगोश, सेही, पॉर्क्यूपाइन, गिलेरियाँ, जर्बिल्स, जंगली सुअर, बिल्लियाँ, लोमड़ी और इसके अतिरिक्त और भी कई जीव जो हैं इसमें पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि राजस्थान, ये तो सब प्रोड्यूसर्स आपको मैं बता चुकी हूँ पहले। अब हम बात करते हैं कि डेजर्ट ऑफ राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में भी थार का मरुस्थल है, तो यहाँ पर किस प्रकार का मरुस्थल है। यद्यपि राजस्थान के विशेष संदर्भ में मरुस्थल के जंतु एवं उनकी अनुकूलताओं के बारे में हम आपको पहले ही मैं काफ़ी हद तक बता चुकी हूँ। राजस्थान का मरुस्थल भारत देश के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों के अंतर्गत राजस्थान का अर्ध शुष्क मैदान नामक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदान का विस्तारण 24 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 29 डिग्री से 76 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है। यह क्षेत्र अरावली के पश्चिम में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जालौर, नागौर, गंगानगर, चूरू जिलों एवं पाली, सीकर, झुंझुनू जिलों के पश्चिमी भागों पर फैला हुआ है। ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर यह क्षेत्र सदियों से आबाद रहा है। यह माना जाता है कि पर्मो कार्बोनीफेरस युग में समुद्र का फैलाव पश्चिमी राजस्थान पर भी था। जोधपुर, जैसलमेर तथा बीकानेर के कुछ भागों में उस युग के सागरीय तलछट पाए जाते हैं। प्रदेश का सामान्य ढाल पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर है। धरातलीय भिन्नता के आधार पर इस प्रदेश को पश्चिम से पूर्व की ओर 4 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है।
कच्छ की खाड़ी से पाकिस्तान की सीमा के सहारे पंजाब तक स्थानांतरणशील रेत के टीलों का प्रदेश। शैलों की प्रधानता है, यहाँ कायांतरित चट्टानें जैसे मुल्तानी मिट्टी आदि बहुतायत से पाए जाते हैं। चट्टानी प्रदेश के पूर्व में पुनः एक लघु मरुस्थल आता है और प्रदेश के पूर्व में अर्ध शुष्क क्षेत्र है। यहाँ डीडवाना, कुचामन, डेगाना, सांभर आदि नमकीन झीलें उपस्थित हैं। राजस्थान के इस मरुस्थलीय क्षेत्र में उच्च तापांतर रहता है तथा न्यून वर्षा होती है। यह देश का सबसे अधिक गर्मी वाला क्षेत्र है। ग्रीष्मकाल में तापमान प्राय 40 डिग्री तक रहता है। गंगानगर में तापमान 50 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। शीतकाल में तापमान कभी कभी हिमांक से भी नीचे पहुंच जाता है। दैनिक तापांतर भी ऊंचा रहता है। वर्षा काल में सापेक्ष आर्द्रता 55 से 70% तक रहती है, जो मार्च से मई के मध्य मात्र 30 से 40% रह जाती है। धूल भरी आंधियां यहाँ की विशेषता है। वर्षा बहुत कम, अनियमित एवं अनिश्चित होती है। भारत पाकिस्तान की सीमा पर मात्र 10 सेंटीमीटर ही वार्षिक वर्षा होती है। मरुस्थल के कुछ भाग जैसे कि जैसलमेर प्राय वर्षा विहीन रहते हैं। भूमिगत जल स्तर अत्यंत गहरा होकर वहां का जल खारापन लिए हुए होता है। इस क्षेत्र में 2% से भी कम क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। बबूल, अकेशिया, कटीले पेड़ पौधे, कैक्टस, बेरी, कैर आदि झाड़ियां इस क्षेत्र की मुख्य वनस्पतियां हैं। जलीय आवश्यकता की पूर्ति करना मरुस्थलीय जंतुओं की पहली आवश्यकता बन जाती है। अतः यहाँ रहने वाले जंतु जैसे ऊंट आदि विभिन्न प्रकार की विधियों का सहारा लेते हैं। ऊंट के आमाशय में जल संग्रहण की विशेष व्यवस्था होती है। खरगोश व कछुए जैसे जंतु रसीले पादप भोजन से अपनी जलीय आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। छोटे छोटे जंतु जैसे चींटियां, चींटे, मकड़ियां आदि जो राजस्थान के मरुस्थलीय जंतु हैं, ये अपनी जलीय आवश्यकता की पूर्ति शरीर में होने वाले ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप उत्पन्न पानी से करने में सक्षम है। यही विधि रेगिस्तानी चूहों द्वारा भी अपनाई जाती है। रेप्टाइल्स जैसे कि सांप भी और छिपकलियां और कई बर्ड्स आदि उत्सर्जन में तरल मूत्र के स्थान पर यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं, जिससे शरीर में जल बचाया जाता है। अनेक जंतु ताप बढ़ जाने पर अपने आवासों से बाहर विचरण नहीं करते, अपितु रात्रिचर हो जाते हैं और प्राय रात को ही या प्रातः ही बाहर निकलते हैं। ऊंट को तो रेगिस्तान का जहाज ही कहा जाता है। इसका तो संपूर्ण शरीर ही राजस्थान के भीषण रेगिस्तानी क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित होता है। इसके पांव चौड़े तथा मुलायम गद्दियों के बने हुए लंबे लंबे होते हैं। धूल भरी आंधियों में अपने नाक के छिद्रों को बंद कर लेता है। आंखें सिर के ऊपर के भाग में तथा अनेक बरौनियों वाली होती हैं, जिससे आंखों में धूल जाने से सुरक्षा होती है। चिड़ियाओं, खरगोश, चींटियां, सर्प, जरबिल्स आदि के चेतावनी देने वाले रंग तथा छिपकलियां, ऊंट आदि के संगोपन रंग भी अनुकूलन के अंतर्गत ही विकसित हुए हैं। इस प्रकार रेगिस्तानी जंतुओं का संपूर्ण शरीर संरचनात्मक एवं क्रियात्मक दृष्टि से पूर्णतः अनुकूलित है। तो इस तरह से आज हमने पूरा डेजर्ट बायोम का अध्ययन किया। अगले लेक्चर में हम दूसरे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का अध्ययन करेंगे, जो कि फॉरेस्ट है। तो अगले लेक्चर में हम फॉरेस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।